सबसे बड़ा झटका वो होता है जो कैमरे के सामने नहीं, बंद दरवाजों के पीछे दिया जाता है। अप्रैल 2025, एक महीना, 2 मुलाकातें और 3 चेहरे। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और बीजेपी का अगला अध्यक्ष। जगह बदली, टोन बदला, लेकिन माहौल नहीं बदला। दोनों मीटिंग्स में सिर्फ एक बात थी, अब आदेश नागपुर से आएगा और दिल्ली सुनेगी। नागपुर, 10 मिनट की औपचारिक मुलाकात या सत्ता संघर्ष। दिन, अप्रैल की शुरुआत। स्थान, रेशीम बाग, नागपुर, आरएसएस का मुख्यालय। सरकारी कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। मीडिया में यही बताया गया कि वो मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं, पर भीतर की खबर कुछ और कहती है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मात्र 10 मिनट की थी। असल मुद्दा था बीजेपी अध्यक्ष पद का चयन। भागवत ने सीधा कहा, बीजेपी अब एक व्यक्ति आधारित संगठन नहीं रह सकता। नया अध्यक्ष आरएसएस की पसंद से चुना जाएगा। मोदी चुप रहे कुछ क्षणों के लिए, फिर बोले, अगर संघ की राय है तो प्रस्ताव दीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार और पार्टी मिलकर लेंगी। इस पर जवाब आया, पार्टी संगठन तो संघ की ही देन है, सरकार का नियंत्रण अब संतुलित होना चाहिए। माहौल गर्म था। संघ इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजनीतिक हलचलों की झलक। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी किसी ऐसे नेता को दी जाए जो मोदी शाह कैंप से नहीं हो। संजय जोशी का नाम भीतर खाने जोर पकड़ रहा है। नागपुर में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अब नया चेहरा संघ तय करेगा। दिल्ली, पहली बार संघ प्रमुख पहुंचे प्रधानमंत्री आवास। दिन, अप्रैल के अंतिम सप्ताह। स्थान, 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। इतिहास में पहली बार मोहन भागवत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। ये मीटिंग पहले से तय नहीं थी और अंदर की खबरें बताती हैं कि मीटिंग का माहौल पहले से भी ज्यादा तीखा था। मीटिंग का अनुमानित समय सरकारी सूत्र कह रहे हैं 40 मिनट। मीडिया के कुछ धड़े कह रहे हैं 1.5 घंटे तक चली ये गहन बातचीत का लहजा। भागवत ने 2 टूक कहा, ना तो संजय जोशी की भूमिका को रोका जाएगा, ना ही अध्यक्ष पद पर कोई चहेता थोपा जाएगा। संघ को अब स्थिति स्पष्ट चाहिए। मोदी ने पहले शांतिपूर्वक सुना, फिर कहा, मैं संगठन को कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन किसी को थोपने से नुकसान होगा। भागवत का अंतिम जवाब साफ था, हमने बहुत इंतजार किया, अब फैसला चाहिए। अंदरूनी समीकरण और आरएसएस की नई रणनीति। इन 2 बैठकों के बाद एक बात तो साफ हो गई, आरएसएस अब चुप रहने वाला नहीं है। आरएसएस की 3 रणनीतियां। संजय जोशी की वापसी की घोषणा धीरे धीरे लीक कराई जा रही है। वो पीछे से कई प्रचारकों के साथ दोबारा सक्रिय हो चुके हैं। उत्तर भारत में कार्यकर्ताओं के बीच उनका स्वागत हो रहा है। प्रेस और पत्रकारों पर सख्ती। मोदी के समर्थन में लिखने वाले कुछ पत्रकारों से दूरी बनाई गई। संघ के पुराने संपर्क वाले पत्रकार फिर से सक्रिय और बीजेपी अध्यक्ष के लिए 3 नाम पर जोर। संजय जोशी, आरएसएस का सबसे प्रिय नाम, दत्तात्रेय होसबाले के सुझाव पर एक दक्षिण भारत का चेहरा, एक युवा संगठन मंत्री जो अब तक पर्दे में था। संदेश क्या है? दोनों मीटिंग्स में एक बात कॉमन थी, तनाव। किसी भी बैठक में सहमति नहीं बनी, सिर्फ संघ की दिशा स्पष्ट हुई। आरएसएस अब ये नहीं चाहता कि 2029 तक मोदी अकेले निर्णय लें। सत्ता का संतुलन वापस नागपुर लाने का प्रयास शुरू हो गया है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं थी जो अप्रैल में नागपुर और दिल्ली में महसूस हुई। ये राजनीतिक तापमान था और इस बार एसी नहीं, आरएसएस का एजेंडा चल रहा था। पहले नागपुर में 10 मिनट का तीखा सामना, फिर दिल्ली में 1.5 घंटे का स्पष्ट वार्तालाप। दोनों मीटिंग्स की चाय ठंडी रह गई, लेकिन आरएसएस की रणनीति उबलती रही।
22 अप्रैल को गोलियां पहलगाम में चली, लेकिन असली धमाका 29 अप्रैल को दिल्ली में हुआ। एक ऐसी खबर जो ना न्यूज चैनलों की हेडलाइन थी, ना अखबारों के पहले पन्ने पर जिसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के दिल में हलचल मचा दी। मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख पहली बार प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। ना कोई आमंत्रण, ना कोई औपचारिकता, बस एक सीधा संदेश, अब सत्ता हमारे पास है। 2 घटनाएं, 2 मोर्चे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बलों पर हमला, जवान शहीद और सरकार की चुप्पी। एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट तो दूसरी ओर बीजेपी के भीतर सत्ता का संघर्ष। पहले खबरें आई कि बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा टल गई है। टीवी पर ब्रेकिंग आई, पहलगाम के कारण पार्टी अध्यक्ष की घोषणा रुकी। लेकिन 29 अप्रैल को ये कहानी पूरी तरह पलट गई। मोहन भागवत पहली बार सीधे मोदी के घर पहुंचे। पहलगाम की गोली एक तरफ, आरएसएस की राजनीति दूसरी तरफ। और अब दिल्ली में ये सवाल हवा में था, क्या मोदी अब सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं? संघ बना मोदी, रिश्ते में दरार कब आई? 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो संघ ने मिठाइयां बांटी। 2019 में जब दोबारा आए तो आरएसएस ने कहा, चलो अब हिंदुत्व का असली समय आया है। लेकिन फिर क्या हुआ? राम माधव को किनारे कर दिया गया। सुरेश सोनी, कृष्ण गोपाल, भैयाजी जोशी सिर्फ औपचारिक चेहरे बने। दत्तात्रेय होस बोले कि रॉय को भी नजरअंदाज किया जाने लगा। मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को कॉर्पोरेट बोर्ड बना दिया, जहां संघ सिर्फ शेयर होल्डर था, डायरेक्टर नहीं। और संघ सहता रहा जब तक 29 अप्रैल नहीं आया। पहलगाम से ध्यान हटाना या सत्ता में सेंध? 22 अप्रैल को देश का ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए था, लेकिन 24 तारीख से खबरें आनी शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा में देरी, आरएसएस अध्यक्ष पद को लेकर गंभीर। कुछ टीवी चैनल बोले पहलगाम की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्णय टल गया, पर आरएसएस के भीतर से लीक हुआ, मोहन भागवत नाखुश हैं, वो खुद बात करेंगे। और फिर 29 अप्रैल को एक अनौपचारिक मीटिंग, एक बिना शोर वाला दौरा, एक इतिहास बन गया। प्रधानमंत्री निवास की वो मुलाकात। 29 अप्रैल की सुबह 8:30 पर मोहन भागवत एक साधारण इनोवा कार में पहुंचे। न मीडिया की नजर, न सरकारी बयान, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बंद कमरे में 40 मिनट। साथ लाए थे 2 वरिष्ठ प्रचारक और एक लिफाफा। अंदर लिखा था, बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संघ की पसंद। मोदी ने पहली बार गुस्से की जगह खामोशी ओढ़ी। ये एक सुझाव नहीं था, ये एक निर्देश था। संघ का एजेंडा अब सिर्फ औपचारिक नहीं, नेतृत्व भी। भागवत ने साफ कर दिया, अब नेतृत्व संघ तय करेगा। पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, यह अब नागपुर तय करेगा, ना कि दिल्ली का दरबार। संघ ने इशारा किया कि मोदी युग अब स्थायी नहीं है। साल 2029 का मिशन अब संघ नियंत्रित चेहरों के हाथ में जाएगा। नाम जाहिर नहीं किया गया, पर चर्चा में थे संजय जोशी, पुराना दुश्मन, बीएल संतोष, संघ के करीबी, या कोई नया चेहरा जो आरएसएस की रीढ़ बन सके। मोदी स्तब्ध थे। पहली बार उन्हें पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली लग रही थी। सोशल मीडिया पर जंग, पहलगाम वर्सेस संघ। ट्विटर पर 2 खेमे बन गए। मोदी लॉयलिस्ट, पहलगाम के कारण फैसला टला है, संघ इसे पॉलिटिकल बना रहा है। संघ सपोर्टर्स, अब पार्टी में अनुशासन चाहिए, मोदी शाह की मनमानी खत्म होनी चाहिए। और तीसरा खेमा, टीवी चैनल वाले टीआरपी के मजे लूट रहे थे। एंकर चिल्ला रहा था, क्या आरएसएस ने मोदी की सत्ता छीन ली? शाह की चुप्पी,
मोदी की बेचैनी। अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम में चुप थे। वो जानते थे अगर आरएसएस ने अध्यक्ष पर कब्जा कर लिया तो 2029 की तैयारी उनके हाथ से निकल जाएगी। मोदी बेचैन थे, लेकिन इस्तीफा देने जैसी बातें सिर्फ अफवाह थीं। उन्होंने संघ प्रमुख को साफ नहीं कहा नहीं, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। वो सिर्फ एक बात बोले, मैं सोच कर बताऊंगा। जनता के लिए असली सवाल, क्या एक लोकतांत्रिक पार्टी में इतना गुप्त संचालन जायज है? क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष चुनने में असहाय हो सकता है? क्या आरएसएस अब सत्ता का सीधा हिस्सा बन चुका है? पहलगाम की सुरक्षा चूक पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन आरएसएस के कहने पर मीटिंग तुरंत हो जाती है। ये क्या संदेश है देश को? अब आगे क्या होगा? बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा में देरी अब खुद संकेत है। आरएसएस ने साफ कह दिया है, या तो संतुलन दो या संघ अपने तरीके से अगला चेहरा सामने लाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव जैसी टीम की भूमिका सीमित होती जा रही है। 2025 का संदेश साफ है। अब दिल्ली नागपुर की मर्जी से चलेगी और मन की बात से ज्यादा जरूरी हो गया है संघ का मन। दोनों मीटिंग्स कैमरे से दूर नहीं रह पाईं, लेकिन सच्चाई आज भी पर्दे में है, मगर आवाजें गूंजने लगी हैं। आरएसएस अब सिर्फ मार्गदर्शक मंडल नहीं, निर्णायक मंडल बनना चाहता है और मोदी जी इस बार अकेले नहीं लड़ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।